14 नवंबर 2024 को गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के जेपी पारदीवाला कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में पढ़ने वाली 19 साल की खुशी अपने कॉलेज से घर वापस लौट रही थी। उसका घर उधवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर की दूरी पर था, जहां वह स्टेशन से उतरकर अपने घर तक वॉक करके जाती थी। पर 14 नवंबर को जब वो देर शाम तक भी घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों को उसकी चिंता होने लगी और उसकी लोकेशन जानने के लिए जब उन्होंने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो उसका फोन आउट ऑफ कवरेज था। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। घर वालों ने जब इस बारे में उसकी बड़ी बहन तृप्ति को बताया तो उसने खुशी के सभी फ्रेंड से पूछताछ शुरू करी। खुशी के ही एक फ्रेंड आनंद ने तृप्ति को बताया कि घर जाते समय वो उसके साथ कॉल पर थी, पर फिर अचानक से किसी आदमी की आवाज आने लगी, जिसके बाद उसका फोन कट हो गया। घबराई हुई हालत में तृप्ति और खुशी के दोस्त जब उसे ढूंढने निकले तो स्टेशन के रास्ते के बीच में पड़ने वाले एक आम के बाग के पास उन्हें एक सैंडल मिली और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें उसी बाग में बेहोशी की हालत में एक बॉडी मिली जो अनफॉर्चुनेटली खुशी की थी। अनकॉन्शियस हालत में जब उसे पास के सिविल अस्पताल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की एफआईआर दर्ज करते हुए बॉडी को तुरंत फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पर कुछ देर बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस और घरवालों के होश उड़ा दिए, बिकॉज खुशी की डेथ एक्सीडेंटल नहीं बल्कि उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी गला दबाकर हत्या करी गई थी। मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एक नई एफआईआर रजिस्टर करी और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि उन्हें डेड बॉडी के पास एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्वेटशर्ट और एक काला बैग मिला, जिसमें 3 जर्सीज, 2 शॉर्ट पेंट्स और एक मोबाइल चार्जर मिला। बैग को देख के पुलिस को यह कंफर्म हो गया था कि यह कोई लोकल नहीं बल्कि एक ट्रेवलर है जो अक्सर ट्रेन से इधर उधर ट्रैवल भी करता है। पुलिस के लिए यह एक बहुत ही बड़ा एविडेंस था और इसी एविडेंस के बिहाफ पे पुलिस ने अपनी एक टीम को उधवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भेजा और वहां के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने को बोला। बट अनफॉर्चुनेटली उधवाड़ा स्टेशन पर कोई सीसीटीवी था ही नहीं। पर पुलिस के लिए इस शख्स को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बिकॉज उनके पास इस सस्पेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंड एज अ ट्रेवलर वो कभी भी पुलिस की रेंज से दूर हो सकता था और उसके बाद उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता। इसलिए वलसाड डिवीजन के एसपी करणराज सिंह वघेला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी टीम को एक्सपेंड किया, जिसके बाद उन्होंने 10 अलग अलग टीम्स बनाई जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस केस पर काम कर रही थी। पुलिस की इन टीम्स ने उधवाड़ा स्टेशन से अगले और पिछले स्टेशंस की सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू किया और सिर्फ कुछ ही दिनों में पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तकरीबन 2000 से 5000 सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया और 4-5 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन की मेहनत फाइनली रंग लाई। वापी स्टेशन के एक सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वही सेम स्वेट शर्ट पहना व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने सेम वही दिखने वाला बैग अपने पीछे टांगा हुआ था, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला था। और सीसीटीवी फुटेज से यह भी कंफर्म हो गया था कि यह शख्स फिजिकली हैंडीकैप है जो एक पैर से लंगड़ा के चलता है। पुलिस के लिए यह एक बहुत ही अहम सुराग था, पर स्टिल उनके पास सिर्फ इस सस्पेक्ट की फोटो के अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंड मोस्टली केसेस में ऐसे किसी सस्पेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्लियर ना होने की वजह से पुलिस उस लोकल एरिया के सारे पुलिस स्टेशंस और जेल्स में इस सस्पेक्ट से मिलते जुलते शख्स के साथ पहचान करती है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी का पता लगाया जा सके। पारदी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने भी वही किया। उन्होंने गुजरात के उन सभी लोकल जेल्स एंड पुलिस स्टेशंस में इस सस्पेक्ट की फोटो को सर्कुलेट किया ताकि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकल पाए।
बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस को ऐसा कोई भी क्रिमिनल इन जेल्स में नहीं मिला जिसकी शक्ल इस सस्पेक्ट के साथ मिलती हो। घड़ी की सुइयां भाग रही थी और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था पुलिस की टेंशन बढ़ती जा रही थी, बिकॉज पुलिस के लिए इस सस्पेक्ट को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए पुलिस ने अपनी सर्च को एक्सपेंड करते हुए अब सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर्स को चेक करना शुरू किया। जस्ट टू लेट, यू नो सेंट्रलाइज्ड नेशनल डेटाबेस ऑफ ऑफेंडर्स वो डेटा होता है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट उन क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को स्टोर करती है जिन्होंने संगीन क्राइम्स किए होते हैं। और इन्हीं रिकॉर्ड्स को चेक करते करते पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जहां इस सस्पेक्ट की शक्ल जोधपुर के एक जेल के क्रिमिनल से मैच हो गई। इस क्रिमिनल का नाम था राहुल करमवीर जाट उर्फ भोलू। पुलिस ने जब राहुल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकलवाई तो उन्हें पता चला कि वो हरियाणा में रोहतक गांव का रहने वाला है, जो पहले भी चोरी चकारी के केस में जेल जा चुका है और रिसेंटली ही राजस्थान जेल से चोरी के केस में छूट के आया है। पुलिस सीधा राहुल के घर पहुंची, जहां उसके घर वालों ने बताया कि वो बचपन से ही चोरी चकारी करने लगा था, जिसके बाद उन्होंने उसे घर से बेदखल कर दिया था। पर इधर दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम ने राहुल को मुंबई, शिरडी और आंध्र प्रदेश रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेजेस में कैप्चर किया, जिसका मतलब यह था कि वो अभी भी ट्रैवल कर रहा था और यही वजह थी कि पुलिस राहुल को पकड़ने में अब तक नाकाम थी। इंसिडेंट को ऑलरेडी काफी दिन हो चुके थे और ऐसी सिचुएशंस में पुलिस के लिए सबसे बड़ा डर यह होता है कि सस्पेक्ट कहीं कोई और क्राइम ना कर दे। पर केस के एग्जैक्ट 10 दिन बाद, यानी कि 24 नवंबर को पुलिस के एक मुखबिर, जो कि मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हॉकर का काम करता था, उसने पुलिस को बताया कि उसने बिल्कुल राहुल जैसे दिखने वाले एक शख्स को अभी अभी बांद्रा ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है, जो कि वापी स्टेशन की तरफ जा रही है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अपनी एक टीम को लेकर वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, पुलिस डिसेबिलिटी कोच में जाकर राहुल को अरेस्ट कर लेती है। चौकस इंफॉर्मेशन के आधार पर कल जो ट्रेन में वापी ट्रेन में एक अक्यूज्ड, ये जो हमारा सस्पेक्ट है, वो आ रहा है। ऐसी माहिती के आधार पर वापी की जीआरपी और वहां की लोकल पुलिस है, इन्होंने इस अक्यूज को धर दबोचा है। फाइनली 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद राहुल अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद नाम और शक्ल से सीधे दिखने वाले भोलू ने जब अपनी कहानी और जुर्म के किस्से पुलिस को बताने शुरू किए तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 25 दिनों में 5 कत्ल कर चुका है। उसने पहला कत्ल 20 अक्टूबर को पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में किया, जिसमें उसने एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर उसका सामान लेकर भाग गया। दूसरे कत्ल को उसने 25 अक्टूबर यानी कि पहले कत्ल से सिर्फ 5 दिन बाद बेंगलुरु से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में किया, जिसमें उसने एक यंग मेल को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने राहुल को बीड़ी पीने से मना कर दिया था। पर पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब उसने बताया कि 14 नवंबर को खुशी का कत्ल करने के बाद पहले वो रेलवे स्टेशन गया, जहां पर उसने एक दूध की बोतल और पानी खरीदा, जिसके बाद उसका इरादा फिर से खुशी के साथ दुष्कर्म करने का था। पर जस्ट बिकॉज वहां घर वाले और काफी सारे लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए थे, इसलिए वो वहां से भाग गया और यही रीजन भी था कि पीछे अपना बैग छोड़ आया था। उसने बताया कि खुशी को मारने के बाद उसने 19 नवंबर को 60 साल के सुमित्रा चैटर्जी नाम के एक तबला टीचर का कत्ल किया, जिसमें उसने चैटर्जी के ऊपर तब तक चाकू से वार किया जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई, जिसके बाद वो उनका सामान और 10,000 रुपए कैश लेकर वहां से भाग गया। और जिस दिन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उससे कुछ घंटे पहले भी
उसने एक 21 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पारदी पुलिस स्टेशन ने बाकी स्टेट्स की पुलिस से इन सभी हत्याओं को कंफर्म भी कर लिया था, जिसके बाद राहुल को पुलिस रिमांड के लिए भेज दिया गया। कोर्ट ने राहुल के ऊपर आईपीसी की धारा 103, धारा 64 और सेक्शन 66 लगाई, जिसमें अगर क्राइम्स प्रूव होते हैं तो राहुल को फांसी या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। बट एज ऑफ नाउ इस केस में कोई भी फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाया गया है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि राहुल ने इन क्राइम्स को क्यों किया, और पुलिस ने जब राहुल से इन हत्याओं या चोरी के पीछे की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसे बचपन से ही ट्रक चलाने का शौक था। बट पोलियो होने की वजह से स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, और पोलियो की वजह से उसकी एक लेग खराब हो गई थी, जिसके बाद वो ट्रक भी नहीं चला सकता था। इसलिए गुस्से में आकर उसने चोरी चकारी करना शुरू कर दिया था। बट इन हत्याओं के पीछे का क्या असली रीजन था, ये अभी भी पुलिस के लिए एक पहेली बनकर रह गया है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, पर राहुल के इन जुर्मों की कोई भी सफाई या कोई भी वजह उसकी इस हैवानियत को सही नहीं ठहरा सकती। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सारे कत्ल चलती ट्रेन के अंदर हुए। दैट शोज कि हमारे देश की महिलाएं और पुरुष अब चलती ट्रेन के अंदर भी सेफ नहीं है। और अगर वलसाड वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद पुलिस राहुल को कभी पकड़ ही नहीं पाती। इसलिए ये केस हम सबके लिए एक रिमाइंडर भी है कि जहां एक तरफ हमारे देश में लोग विकलांगों की या फिर फिजिकली हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल जैसे कुछ हैवान भी हैं जो अपनी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोगों की जान ले लेते हैं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, उन पर नजर रखें, और अगर कुछ गलत लगे तो उसे तुरंत पुलिस को बताएं।